हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आपका ग्रामर सीरीज। आज के आपके जो ग्रामर क्वेश्चंस है ये आपके यूपीएलटी ग्रेड स्पेशल है। आपके उन टॉपिक्स को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द वाटर डैश फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? इज, आर, वर या हैव बीन। देखिए एक बहुत सिंपल सा रूल होता है यहाँ पे जो आपने फॉलो करना है। जब आपके नन, ये जब अगर आपका नन आ जाता है आपके सेंटेंस में और नन के बाद में आपका वाटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये आ जाता है तो वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होगा। इसीलिए यहाँ पे आपका इज आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नन के बाद में अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि वाटर, शुगर, मिल्क आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया है। अगर नन ऑफ द आता और उसके बाद में आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होता जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप इसमें इज और आर दोनों को यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे आएगा। आर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया यहाँ पे आपका। इन सबको आप हटा दोगे यहाँ पे क्योंकि सबके सब प्लूरल है यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस अ जिरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। फोकस करिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे पूछ रहा है कि कौन सा वो है सेंटेंस आपका जिरेंड को एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह ढूंढ रहा है। कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे? तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन यहाँ पे क्या है आपका? तो देखो प्रिपोजिशन क्या होता है सेंटेंस में आपका, क्या है यहाँ पे? आप देखो कौन सा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन में। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। पर क्यों होगा? क्योंकि प्रिपोजिशन चेक करो पहले तो। सेंटेंस बी में क्या है आपका प्रिपोजिशन यहाँ पे? ये ऑफ प्रिपोजिशन है यहाँ पे, है ना? ये एक प्रिपोजिशन है। तो कंसेप्ट क्या कह रहा कहता है? कंसेप्ट कहता है प्रिपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब के साथ में आपने आईएनजी लगा दिया, जैसे कि ये लगा दिया यहाँ पे आपके, तो वो यहाँ पे आपका कोई नाउन का काम करता है, तो कोई आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन कहते हैं जिसको हम यहाँ पे। तो यहाँ प्लेइंग आपका जिरंड है जो कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक और देखो यहाँ पे आपका, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो रनिंग क्या है यहाँ? रनिंग सेंटेंस क्या है? रनिंग यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। हमें तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन ढूंढना है ना? तो इसको हटा दो यहाँ पे। सी देखो, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड येस्टरडे मॉर्निंग। अब आई सॉ हिम, यहाँ क्रॉसिंग क्या है? ये एक पार्टिसिपल है यहाँ पे, है ना? जो आपके हिम जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है यहाँ पे आपका। और डी देखो, द सिंगिंग बर्ड्स ऑलवेज डिलाइट द ट्रेवलर्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ सिंगिंग एक एडजेक्टिव हो गया है। कैसी वर्ड्स है? सिंगिंग वर्ड्स है, जो बर्ड की खासियत बता रही है कि वो गाना गाने वाली बर्ड है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे प्रिपोजिशन में? ऑफ, इन, एट, फॉर, बाय, विद। अगर इनके बाद में आपका वर्ब प्लस आईएनजी लग गया है तो वो जिरेंड ऑफ प्रिपोजिशन कहलाया जाता है। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंडीशनल सीक्वेंस। हैड द गवर्नमेंट एक्टेड स्विफ्टली द माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स डैश प्रिवेंटेड। अब यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका? ये जो है देखो, हैड द गवर्नमेंट, ये क्या है? ये आपका टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इम्पॉसिबल पास्ट के बारे में बात करा रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इफ के बाद में आपका जो पास्ट परफेक्ट आ जाता है वो आप लगा दो, यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपने लगा दिया, आपका पास्ट परफेक्ट लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे वुड हैव, और फिर साथ में एंड में आपका पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे आप फिर से लगाओगे। तो ये इसका यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वुड हैव बीन आ जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा इस स्ट्रक्चर के साथ में। यहाँ सेंटेंस में आपका क्या दिया गया है? हैड द गवर्नमेंट एक्टेड। तो ये क्या दिया है? एक इन्वर्जन स्टाइल में दिया गया है यहाँ पे, उससे शुरू हो रहा है। तो जो इफ द गवर्नमेंट हैड एक्टेड के बराबर है, इसलिए आगे आपका यहाँ पे पैसिव फॉर्म लगाओगे, वुड हैव बीन आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, वुड भी कब लगाते? ये आप टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में लगाते हो यहाँ पे आपका। ठीक है, यानी इमेजिनरी प्रेजेंट में। विल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट है, कंडीशनल के मिक्स में फिट नहीं आता है यहाँ पे आपका। वॉज सिंपल पास्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपके हेड के सीक्वेंस के साथ में मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर हेड से सेंटेंस शुरू हो तो आपको दूसरे पार्ट में वुड हैव को ढूंढना है। ठीक है, वो लगाना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। आपको ये है जो सेंटेंस है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। सिंपल सा सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे? तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज, यूजुअली दैट या विच से जो शुरू होने वाला होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो चाहिए हमको यहाँ पे। तो कौन सा है आपका यहाँ पे वो वाला सेंटेंस? ढूंढो यहाँ पे, बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये आ गया दैट के साथ में, देखो
ही कन्फेस दैट ही हैड कमिटेड अ क्राइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप लोग यहाँ पे फोकस करो, देखो यहाँ पे एक बार। तो ये जो है यहाँ पे सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने बताया। तो ये ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे, ये जो बोल रहा है दैट ही हैड कमिटेड अ क्राइम, तो ये क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है जो कन्फेस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इसलिए ये एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, एक हो ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज अ क्रिमिनल। अब ये ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स तो है, पर ओरिजिनल मीनिंग जो है जहाँ पे ये बोल रहा है कि कन्फेस, इसने क्राइम कन्फेस किया, ये थोड़ा चेंज ज्यादा हो गया यहाँ पे। ही कन्फेस दैट ही वॉज अ क्रिमिनल, उसने ये कन्फेस किया कि वो क्रिमिनल है, जबकि कन्फेस क्या किया, उसने अपने क्राइम को कन्फेस किया। तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया ना, इसलिए आप इसे हटा दो। बी देखो, ही कन्फेस दैट ही हैड कमिटेड अ क्राइम, अब एग्जैक्ट मीनिंग को लेके चल रहा है ना, इसलिए ये सही है यहाँ पे। सी देखो, द क्राइम वॉज कन्फेस्ड बाय हिम, ये तो हटा ही दो आप इसको यहाँ पे। आपका ये आपका कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये सिर्फ पैसिव वॉइस है, सेंटेंस अभी भी सिंपल ही है आपका ये। डी देखो, हैविंग कमिटेड अ क्राइम ही कन्फेस्ड इट, ये पार्टिसिपल का यूज है, इससे सेंटेंस और भी आपका सिंपल हो जाता है यहाँ पे आपका, तो इसको आप हटा दो, है ना। तो अगर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बनाते वक्त अक्सर आपका दैट को यूज करके नया क्लॉज होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे ये होना चाहिए था, यूपी ट्रेन होना चाहिए था, ठीक है। यूपी आपका अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे। तो ये क्या चीज है यहाँ पे, यूपी ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 2 आवर्स, तो ये यूपी क्या है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे ये ट्रेन जो है, ट्रेन किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। और यूपी क्या बता रहा है, ये उस ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि वो कौन सी ट्रेन है, यूपी जाने वाली ट्रेन है। तो ये क्या हो गया, यूपी एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे आपका, जो आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्ब कौन होता है, ये वर्ब होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस होता ही वेंट अप, तो अप क्या होता, अप एडवर्ब होता, कहां गया, ऊपर गया, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रिलेशन दिखाता है, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, यहाँ यूपी ट्रेन का साथ अटैच होती है, इसकी आइडेंटिटी बता रही है यहाँ पे। और वर्ब, यूपी का कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इनको आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द करेक्ट कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर डैश आउट ऑफ टाउन फॉर द एनुअल ऑडिट। बहुत ही आपका ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके गड़बड़ कर देते हैं। आप गड़बड़ क्यों करते हैं वो यहाँ पे आपका, पहले तो देखो आपका गड़बड़ क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दो अलग अलग चीज हो गई, तो इनको चलो प्लूरल है तो इनको आर कर दिया यहाँ पे। लेकिन जब आप दो नाउन से सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये एक ही आर्टिकल है और दा से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है जो दोनों पोजीशन है वो किसी एक ही इंसान की पोजीशन है, यानी एक सिंगल पर्सन होल्ड कर रहा है इनको। तो क्योंकि सब्जेक्ट एक ही इंसान के लिए, इसलिए वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर यूज होगा। अगर सेंटेंस में लिखा होता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, अगर यहाँ पे जब द आता तो आप यहाँ पे आर को लगा देते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ही सेड थैंक यू। क्या होगा यहाँ पे आपका, अब देखो कुछ एक्सप्रेशंस जैसे आपके ये थैंक यू वाले हो गए, ये क्या है, थैंक यू हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, या वेलकम। जब इनको जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हो तो उनको आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया जाता है, जैसे ही सेड थैंक यू हो गया, तो ये सीधे क्या होएगा, ही थैंक्ड मी बन जाता है यहाँ पे आपका। सेड थैंक यू या टोल्ड थैंक यू ग्रामेटिकली वीक और रिडंडेंट माना जाता है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर होगा ही थैंक्ड मी, आपका यहाँ पे सही आपका कन्वर्जन में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देयर डैश मैनी रीजंस फॉर हिज डिले। अब क्या होएगा, देयर डैश मैनी रीजंस। अब अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आप लगा दोगे आर को, ठीक है। अब आर क्यों लगाओगे आप यहाँ पे, तो देखो आपका जो है आप बोलो कि भाई आर और वर ये दोनों लगा सकते हो। आप या तो आर प्रेजेंट में बात कर रहे हो, वर पास्ट में बात हो रही हो, तो दोनों आपके सही है। स्टैंडर्ड एग्जाम्स में आर इज यूजुअली प्रिफर्ड अगर कोई टाइम मार्कर नहीं दिया। क्या यहाँ पे टाइम मार्कर दिया है, नहीं दिया। अगर यहाँ पे टाइम मार्कर दिया होता, यानी टाइम अगर प्रोवाइडेड होता, तो आप यहाँ पे वर लगाते, तो ये दोनों सही हो सकते हैं यहाँ पे आपके। बट अगर टाइम मार्कर नहीं है तो आप आर लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देयर से शुरू जब ये वर्ड्स होते हैं तो वर्ड देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले रियल सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। यहाँ रियल सब्जेक्ट क्या है, मैनी रीजंस है, जो प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब आपका आर या वर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपका मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बताओ यहाँ पे, ढूंढो इसको। एम्बेरसमेंट, हरासमेंट, मिलेनियम या प्रिविलेज, क्या है आपका यहाँ पे। तो देखो
ये आपका जो है यहाँ पे ये वाला मिस स्पेल्ड वो है आपका मिस स्पेल्ड। तो अब ये क्यों मिस स्पेल्ड है यहाँ पे? क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एक सिंगल आर होता है, 2 आर नहीं आना था, सिर्फ एक सिंगल आर लगाना था यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एम्बेरसमेंट सही जा रहा है आपका, डबल वाई डबल ऐसा आता है यहाँ पे। तो ये भी आपको कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी आपका वो लगा देते हैं यहाँ पे, डबल आर लगा देंगे या कुछ और कर देंगे। तो एम्बेरसमेंट करेक्ट है यहाँ पे आपका, डबल आर डबल एस आ गया। मिलेनियम करेक्ट है आपका यहाँ पे, डबल एल और डबल एन आ गया आपका यहाँ पे। प्रिविलेज करेक्ट है। तो इसमें प्रिविलेज में क्या है, अक्सर है ना डी लगा देते हैं यहाँ पे आपका, पर इसमें डी नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका डी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगा, ठीक है। तो ये इसमें गड़बड़ थी, ये हमने मार्क कर दिया। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पे? तो देखो, जब एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट के जो आपका सब्जेक्ट होता है और उसमें आपका कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जैसे कि वन आ गया आपका, ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया ना, वन हो गया, समवन हो गया, एवरीबडी हो गया, पीपल हो गया। तो पैसिव वन आते वक्त उसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर वो मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो वंस प्रोमिसेस आपका जो है यहाँ पे, आप कैसे लिख सकते हो? उससे वंस हट जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडवाइस है। सीधा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट आपका सबसे एक्यूरेट होएगा यहाँ पे। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बाय वन का जरूरत नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। ए देखो, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर वन को एंड में मेंशन करना अननेसेसरी है, यानी रिडंडेंट है, तो हटा दो। सी देखो, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपके, है ना, ये पैसिव में नहीं पड़ती, जब सब्जेक्ट अननोन या जनरल हो, हटा दो। वंस प्रोनाउन सेम लॉजिक, हटा दो। नेक्स्ट आओ, कंबाइन यूजिंग अ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ही इज अ रोग, ही इज अ मैडमैन। अब देखो, आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन जिसको आप बोलते हो, ये वो होते हैं जो सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ते हैं, यानी एडिशन का काम करते हैं। जैसे एंड आ गया, एज वेल एज आ गया, बोथ हो गया, बोथ एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है एज वेल एज, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एज वेल एज है यहाँ पे आपका, ये क्या काम कर रहा है, ये दो क्वालिटीज, यानी ये रोग और मैडमैन, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, तो इसलिए ये क्यूमुलेटिव है यहाँ पे। बी देखो, ही इज इधर अ रोग और ये, अब इसने तो यहाँ पे क्या दे दिया है यार, ऑल्टरनेटिव वो कंजंक्शन बन गया यहाँ पे, जो चॉइस दिखाता है। यहाँ देखो, ही इज अ रोग बट नॉट अ मैडमैन, अगेन रॉन्ग, ये तो दोनों चीज है यहाँ पे, दो ही इज अ रोग, ही इज अ मैडमैन। अब ये डी में क्या दिखा रहा है, दो के साथ में ये कंसेशन दिखा दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दिया, इसको हटा दो। तो क्या ध्यान रखोगे, जब दो फैक्ट्स को यानी आपको ऐड करना है यहाँ पे, तो वो आपको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इसमें आप एंड एज वेल एज इनको यूज करते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल द एग्जाम डिस्पाइट देयर प्रिपरेशन। अब इसमें कैसे आप आंसर लिखेंगे? देखो, रूल क्या कहता है आपका इंग्लिश ग्रामर में, अगर आपका अ नंबर ऑफ आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है मैनी, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड आ जाएगा यहाँ पे आपका। और इसी का कॉन्ट्रास्ट रूल क्या है, अगर ये सेंटेंस में अ की जगह द लिखता है यहाँ पे, कि द नंबर ऑफ से शुरू होता, तो वो एक स्पेसिफिक टोटल यूनिट को दिखाता है, और इसके साथ में वर्ब क्या आता, फिर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है यहाँ पे। पर हमारा तो आ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को लिया है, ठीक है। हैज आपका सिंगुलर है, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स मिसिंग है, तो उनको हटा दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इनमें से आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है? यहाँ पे पढ़ो इसको और मुझे बताओ कौन सा सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे आपका। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब हो। तो कौन सा आपका सही जा रहा है यहाँ पे? देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है कि नहीं, इसमें दैट आ गया, तो दो दो क्लॉजेस हो गए यहाँ पे, तो ये तो नहीं, आप हटा दो। बी देखो, आई हैव नो मनी टू लैंड यू, ये सही जा रहा है आपका, और ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, हैव टू लैंड, ये आ गया यहाँ पे आपका, टू लैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस है, इसमें इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है। सी को देखो, हैव सो आई कैन नॉट लैंड, अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, तो ये क्या हो गया है, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, हटा दो। इफ आई हैड मनी, ये कॉम्प्लेक्स में कर दिया यहाँ पे, इसको हटा दो। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका? एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट आउट, बुझा देना, है ना। तो पुट आउट और ये दोनों सेम मीनिंग होते हैं, एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इसका मतलब होता है आग या रोशनी को बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, टाल देना यहाँ पे आपका। पुट अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टे या आपका बिल्ड करना यहाँ पे, ठीक है।
और पुट डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सप्रेस करना या लिखना, राइट डाउन करना यहाँ पे आपका। तो इसका परफेक्ट मैच होगा एक्सटिंग्विश का पुट ऑफ करना, ठीक है। फायर गोज आउट, जब आग बुझती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट्स आउट, इसलिए पुट आउट आपका यहाँ पे मीन कर रहा है एक्सटिंग्विश को। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज हाई टाइम वी डैश होम। अब ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव मोड है ना, तो इसमें क्या लगाओगे, जब सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इट इज हाई टाइम, तो या इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम, अगर इन सब चीजों से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद आने वाला क्लॉज हमेशा आपका सिंपल पास्ट में होता है। तो ये एक अनरियल पास्ट या सब्जेक्टिव मूड दिखाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका मतलब है कि काम पहले ही हो जाना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं है, तो ये वेंट होगा यहाँ पे आपका सिम, है ना, ये आप लगाओगे। इट इज हाई टाइम वी वेंट होम, ये आप यूज करोगे। गो क्यों नहीं करोगे, ग्रामेटिकली लॉजिक के हिसाब से सही लगता है पर स्ट्रक्चर में गलत हो तो लगाना मत। हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट तब लगता है जब कोई कंडीशन हो, यहाँ अर्जेंसी दिखानी है, हटा दो। शुड गो कब लगाओगे आप यहाँ पे, ये आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको इसको लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं, तो इसको हटा दो। अगर इट इज हाई टाइम आ रहा है तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन अंडरलाइन, द जूरी हैज डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट, ये जूरी इसमें अंडरलाइन है, इस पे फोकस करो और फिर आंसर बताओ मुझे क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका जूरी को लेके यहाँ पे आपका। तो देखो, जब आपका क्या ध्यान रखना है, जब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जूरी क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, तो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है, जो है ना, जो एक यूनिट की तरह काम करता है। तो जूरी क्या है, जजेस का ग्रुप है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ वर्ब कैसे यूज करोगे आप, यहाँ पे आप वर्ब यूज करोगे इसको एज अ कलेक्टिव नाउन की तरह, और यहाँ हैज लगाया, यहाँ पे इसने क्यों हैज लगाया है, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हुआ है, क्योंकि पूरी जूरी ने मिलकर एक डिसीजन लिया। अगर जूरी डिवाइडेड होती तो हम यहाँ पे वर्ब को लगाते आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं करना है कन्वर्ट करते टाइम, ध्यान देना। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, यहाँ पे आयरन को सबसे ज्यादा यूजफुल बताया किसी भी और मेटल के साथ में, तो क्या होगा, अब ओरिजिनल सेंटेंस किस में यूज किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि मोर यूजफुल लगाया है, आपका कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। तो अब ऑप्शन ए देखो, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, अब ये क्या है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री वर्जन है इसका यहाँ पे, यानी आपका मीनिंग बिल्कुल सेम है यहाँ पे आपका, है ना। फिर बी देखो, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, ये भी आपका सही बता रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री वर्जन है, मीनिंग यहाँ पे भी आपका चेंज नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों में आपका मीनिंग सेम रखा गया है यहाँ पे। अब डी देखो, आयरन इज एज यूजफुल एज अदर मेटल्स, क्या यहाँ पे यूजफुलनेस की बात चल रही है, कहीं पे नहीं चल रही, तो इसको हटा दो, तो आंसर सी है यहाँ पे आपका। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है, मतलब जो आपको स्ट्रॉस पकड़ाता रहता है वो इंसान है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। स्ट्रॉ यानी आपकी सूखी घास जो होती है उसके बारे में बात कर रही है, वो बहुत हल्की और कमजोर होती है, उसका कोई वेट या मजबूती नहीं होती, तो इस जो ईडियम है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है उस इंसान को कहते हैं जिसका अपना कोई कैरेक्टर ना हो, जो बहुत कमजोर हो या जिसको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सके, है ना, तो इसका मतलब है फेक पर्सन, है ना, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो करेक्ट इसका मीनिंग होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंस, हम बोलते हैं ना बिन पैंदे की लुटिया, तो वो इसके साथ में आपका हिंदी इडियम है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ही इज ग्रेटर देन आई, अब आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक रूल होता है, रूल क्या है, जब एक अफर्मेटिव कंपैरेटिव सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बदलना है तो हम उसे पॉजिटिव डिग्री यानी एज या सो एज में ले आते हैं बिना उसका मीनिंग को चेंज किए। तो यहाँ कंपैरिजन कैसे रहेगा, अब आप कैसे लगाओगे यहाँ पे, बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कर दे, यहाँ पे हमका आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, यहाँ पे क्या बोला, हिम क्या है, हिम आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, कंपैरिजन में यूज नहीं होता यहाँ पे, तो ये आपका इनकरेक्ट है। बी देखो, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, अब ये आपने इसने यूज किया यहाँ पे ही, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी देखो, ही इज नॉट सो ग्रेट एज आई एम, अब ये ओरिजिनल मीनिंग को उल्टा कर रहा है यहाँ पे आपका, हटा तो मीनिंग चेंज कर दिया। डी देखो, आई एम लेस ग्रेट देन ही इज, अब ये अफर्मेटिव तो ही रह गया यहाँ पे, नेगेटिव तो बना ही नहीं है, तो इसको हटा दो, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। नेक्स्ट आओ, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशनल फ्रेज, इन डैश ऑफ द रेनी वेदर द मैच वॉज कंटिन्यूड,
अब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे ढूंढना है करेक्ट वाला जो भी है। तो अब आप देखो, अब ये जो आपका ये फ्रेज जो बनता है यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इन के साथ में, तो इन के साथ में हमेशा स्पाइट आता है। तो इन स्पाइट ऑफ जो है ये एक स्टैंडर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसका मतलब होता है इसके बावजूद, है ना, के बावजूद, जिसे डिस्पाइट बोलते हैं। तो यहाँ फ्रेज का स्ट्रक्चर है इन स्पाइट ऑफ। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके साथ में बैठेगा, और ये फिक्स्ड कॉलोकल है यहाँ पे, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इसके साथ कभी इन या ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट द रेन आता है यहाँ पे आपका, यहाँ तो ऑफ लगा हुआ है तो इसलिए इंस्पाइट ऑफ आएगा, ठीक है। डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसके बदले, जो जो यहाँ पे आपका फिट नहीं बैठता, तो इन दोनों को हटा दो। अकाउंट अगेन इररेलेवेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ हो सकता है ना, लेकिन इन अकाउंट ऑफ नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑन होता तो आप अकाउंट को यूज कर सकते थे, इनके साथ में नहीं करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन के साथ में कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ के साथ में करते हो, पर यहाँ पे सुटेबल नहीं है। डिस्पाइट ऑफ होता है यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका फिक्स्ड जा रहा है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। द सन may rise tomorrow or it may be shrouded in clouds. One can never be sure of what the horizon brings. We can only hope for the best while preparing for the inevitable. अब इसका आपको क्या है, ऐसे आपके कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है और टोन आइडेंटिफाई करने को कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा सा फ्रेज है, अब आपको बस इसको रीड करके इसकी टोन बतानी है, टोन कैसी है यहाँ पे आपकी, कैसे टोन बता रहे हैं यहाँ पे आपका। अब ये टोन जो है इसकी मैं बता देती हूँ, इसकी टोन टेंटेटिव है। अब ये टेंटेटिव टोन का मतलब जो है, इसमें जब स्पीकर की किसी बात को लेकर श्योर नहीं है ना, और जो बातों में अनसर्टेनिटी या फिर आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है दिखाई दे, तो वो आपका टेंटेटिव होता है, यानी यहाँ पे श्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पैसेज में मे और नेवर बी श्योर आपका ये सब यूज किया गया ना, मे इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, तो इसीलिए आपका ये अनसर्टेनिटी को दिखाता है, ठीक है। डॉगमेटिक ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डॉगमेटिक का मतलब होता है अपनी बात को फाइनल ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ में बताना यहाँ पे, ठीक है। एग्रेसिव यानी इसमें गुस्सा या हमला होता है आपका, और ह्यूमरस आपका फनी होता है। नेक्स्ट आओ, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट, कौन सा आपका यहाँ पे लगेगा, ये इन चारों ऑप्शंस में से वर्ड फॉर्मेशन में आएगा, यहाँ पे क्या सही लगेगा आपका। यहाँ पे देखो, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट, क्या था यहाँ पे वो बिहेवियर। अब आपका वर्ब कौन सा है यहाँ पे, वर्ब आया आपका यहाँ पे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के हिसाब से हमें यूज करना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट वर्ड से जो बना एडजेक्टिव है वो क्या होएगा, एक्सपेक्टेड है, और इसको अपोजिट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अन प्रीफिक्स को यूज करते हैं, तो ये क्या होएगा, अनएक्सपेक्टेड होएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इनएक्सपेक्टेड कोई वर्ड नहीं होता, नॉन एक्सपेक्टेड कोई नहीं होता, और अनएक्सेप्टेड, स्पेलिंग को ध्यान देना, कभी भी मार्क करते टाइम आंसर उड़ा दोगे नहीं है तो यहीं पे, ठीक है। तो स्पेलिंग आपको यहाँ पे फोकस करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी में। द डिसीजन वॉज टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कैसे ट्रांसलेट करोगे, टेक्निकल टर्म्स देखो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करते टाइम, डिसीजन को हिंदी में क्या बोला जाता है, फैसला बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि डिसीजन यहाँ पे फैसला होएगा। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ को लिए क्या बोला जाता है, हित बोला जाता है यहाँ पे आपका, हित के लिए बोला जाता है, तो ये आपका हित आ गया, ये आपका फैसला हो गया है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये हो गया जनता या सार्वजनिक हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आपको वॉइस चेक करनी है, ओरिजिनल सेंटेंस किस में है, ओरिजिनल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वॉज टेकन में है, तो ऑप्शन कौन सा सही होएगा, इसमें भी देखो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, फैसला जनता के हित में लिया गया था, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो आपकी वॉइस को मेंटेन कर रहा है, लिया गया था, ये मेंटेन कर रहा है यहाँ पे वॉज टेकन को, ठीक है। अब आप बी को देखो, जनता ने फैसला लिया, अब ये एक्टिव वॉइस और मीनिंग चेंज कर रहा है, तो इसको हटा दो, फैसला जनता के लिए था, अब ये क्या है, इंटरेस्ट वाला पार्ट मिसिंग है यहाँ पे आपका, इसको हटा दो। और डी देखो, सवाज नक फैसला, सवाज ने फैसला लिया, तो ये तो हटा ही दो उसको, मीनिंग आपका हटा दिया। ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में, वह कल से बीमार है। अब इसको ट्रांसलेट करोगे, कैसे करोगे, अब जब कोई एक्शन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है, तो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो और अभी भी चल रहा हो, तो टाइम मार्कर कल से के साथ में क्या होगा, हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पे, ठीक है। तो इल क्या है यहाँ पे, बीमार क्या है, इल, इल एक स्टेट है, एडजेक्टिव है, इसलिए हम हैज बीन का यूज करेंगे यहाँ पे आपका। और कल से बीमार है तो हम सिंस या फॉर कोई जो है यहाँ पे यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसके साथ में सिंस को लगा लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ही हैज बीन इल सिंस यस्टरडे, ये लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबको हटा दो आप यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे फोकस करना है इस तरह कन्वर्जन के टाइम पे।
इज क्यों नहीं लगा सकते हम यहाँ पे ऑप्शन ए में? क्योंकि सिंस की जगह फ्रॉम की यूज प्रेजेंट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए गलत किया गया यहाँ पे। सी देखो, ही वॉज इल सिंस यस्टरडे, ये दिखाता है कि वो बीमार था, अब नहीं है, तो इसको आप हटा दो। अब डी देखो, ये तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा, तो इसको वैसे ही हटा दो। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ अ पोएम डिस्क्राइबिंग अ फॉलिंग। अब आपको वही रीडिंग पोएम में आपका कॉम्प्रिहेंशन और प्रोज आता है ना आपके सिलेबस में। अब ये पोएम में अगर आपको ऐसी कोई लाइन दे दी जाए जहां पे आपका एक फ्रेज है, अ फॉलिंग लीफ, अ सेटिंग सन एंड अ टिकलिंग क्लॉक, ये आपका एक फ्रेज दे दिया। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है इसके थ्रू एक थीम क्या है इसकी। तो थीम क्या बता रही है आपकी? अ फॉलिंग लीफ, अ सेटिंग सन एंड अ टिकलिंग क्लॉक। क्या बता रहा है ये यहाँ पे आपका? तो ये जो है ये आपका बता रहा है यहाँ पे आपका ट्रांजाइंस ऑफ लाइफ को। तो फॉलिंग लीफ किसका सिंबलाइज करी है? फॉलिंग लीफ मौत या डिके का सिंबल है यहाँ पे आपका। सेटिंग सन किसका सिंबल है? ये दिन को खत्म हो जाने का या फिर लाइफ के अंत का डे, वो है यहाँ पे आपका सिंबल। और टिकिंग क्लॉक ये आपके टाइम के तेजी से निकलने का है। तो ये थीम, इन तीनों सिंबल्स का एक ही मतलब होता है, ट्रांजाइंस। ठीक है, यानी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ग्लोरी ऑफ नेचर में क्या होता है यहाँ पे आपका? ये सिंबल्स नेचर की ब्यूटी के लिए तो कहीं पे भी नहीं है, ग्लोरी में तो कहीं बात ही नहीं चल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर भी नहीं है, और जॉय के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है। तो आप इस तरीके से इनके मीनिंग्स को इन्फर करो, मतलब निकालो, और फिर अपना थीम आसानी से निकाल सकते हो। कंबाइन इनटू वन सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। अब नो सूनर देन के साथ में हमको ये कंबाइन करना है। ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन वॉज विसल्ड। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको, यहाँ पे आपको रूल है यहाँ पे इन्वर्जन का। जब सेंटेंस का आपका नो सूनर से शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डिड या आपका हैड लग जाएगा यहाँ पे आपका। ये आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट में आपका इन्वर्जन इसे बाद में आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? इसके बाद में ये होगा, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन विसल्ड, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब बाकी ऑप्शंस को देखो। पहला देखो, नो सूनर ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन विसल्ड, यहाँ पे इन्वर्जन मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब पहले है। नेक्स्ट आओ, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन विसल्ड, ये देन लगा दिया। स्पेलिंग पे फोकस करो, दोनों सेम है यहाँ पे, बट स्पेलिंग पे देखो, यहाँ पे THEN लगा है यहाँ पे, देन द ट्रेन, है ना, ये गलत है, यहाँ पे देन होना चाहिए था, तो इसलिए हटा दो इसको, ये सही जा रहा है। और नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन, देन अगेन स्पेलिंग में इसको हटा दो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 27 को देखो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफीमरल? एफीमरल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? तो एफीमरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए रहे, है ना। तो ये है आपका सिनोनिम है इसका, शॉर्ट लिव्ड, ये इसका सेम मीनिंग होगा, और इनके मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। इटर्नल ये एंटोनिम है, ऑपोजिट है, हमेशा रहने वाला। ट्रांसपेरेंट जिसको आर पार देखा जा सके, और मिस्टीरियस रहस्यमयी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, बिसाइड्स बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज इंटेलिजेंट। कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपके सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, जो फैन बॉयज से जुड़े होते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ए देखो, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, सही जा रहा है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन को जोड़ दिया है यहाँ पे आपका। ऑप्शन बी को देखो, ही इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही, ये भी सही है कि यहाँ पे जो आपका सही करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका, ये भी सही जा रहा है, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। डी देखो, सिंस ही इज हार्ड वर्किंग ही इज इंटेलिजेंट, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हटा दो, हमें कंपाउंड में इसको ऐड करना है। अब आप क्वेश्चन 29 देखो, कैसा दिया गया है क्वेश्चन आपका। यहाँ पे बोला है 1/3 ऑफ द केक डैश ईटन। अब 1/3 क्या है आपका यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन रूल अप्लाई करना है। जब भी आपके फ्रैक्शंस आते हैं, 1/3 आ गया, 2/3 आ गया, 3/4 आ गया, या परसेंटेजेस आते हैं, तो वर्ब उस नाउन के हिसाब से लगता है जो आपके ऑफ के बाद में आता है। यहाँ ऑफ के बाद में केक है, जो कि एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वॉज आएगा, 1/3 ऑफ द केक वॉज ईटन आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर दो यहाँ पे आपका। ठीक है, और एलिमिनेट क्यों कर रहे हो? वर्ब तो प्लूरल है इसलिए एलिमिनेट कर दिया। हैज बीन ग्रामेटिकली सही हो सकता है, पर वॉज सिंपल पास्ट या कंडीशन को ज्यादा नेचुरली डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमने लगाया है। ट्रांसलेट करो इंग्लिश टू हिंदी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे यूज करोगे यहाँ पे आपको ट्रांसलेट में आपका यहाँ पे? अब देखो, ये प्रोवर्ब्स जो होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, इनको ट्रांसलेशन आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रोवर्ब्स को लेके उनका जो कल्चरल इक्विवेलेंट होता है वो ही सही माना जाता है। ठीक
ठीक है। अब आप देखो, ये जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन का मतलब क्या है? परहेज हो गया या सावधानी होगी, और क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज हो गया, है ना। तो अब आपका इसका कहावत क्या है? आपकी कहावत होती है यहाँ पे आपका इलाज से परहेज, है ना। आपका इलाज से परहेज अच्छा है, आपका सुना होगा ना आपने ये वाला प्रोवर्ब अपना। तो ये यहाँ पे यूज किया है, इलाज से परहेज अच्छा। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो प्रोवर्ब्स आपको ध्यान में रखने हैं, उन्हीं से तभी आप वो कर लोगे इन्हें। अब आप देखो, इलाज से रोकथाम, क्या रोकथाम कहीं पे प्रिवेंशन का कहीं पे कोई ट्रांसलेशन है? नहीं है, हटा दो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये भी नहीं है यहाँ पे। इलाज करने का ठानी, नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इसका पीडीएफ आपको विद्वान ऐप में मिल जाएगा, और ये आप या वेबसाइट में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट है यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके आपको मिल सकते हैं। ये ऑनगोइंग कोर्सेज है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आपका। और ये प्ले स्टोर का स्कैनर है, ये iOS का है। टेलीग्राम चैनल आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर, आपका व्हाट्सएप पे कोई आपका अपडेट्स वगैरह हैं, कोई आपको लेटेस्ट क्वेरीज हैं किसी चीज़ को लेकर, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। हैव ए नाइस डे।